हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पिछले वीडियो में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स पढ़े, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा और बाकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज पढ़ी। आज बच्चों हम कुछ इसके कंक्लूडिंग पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसपे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, ये कंक्लूडिंग वीडियो है, पर ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं। जो हमने पिछली क्लास में ट्रांजिशन पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन पढ़ा था, उसी के क्रम में एक रिलेशन आती है, इसे रिट्ज एनर्जी रिलेशन कहते हैं बच्चों। सपोज करें ये 1 है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सपोज करते हैं कि 3 से 1 की तरफ हुआ। इसमें जो वेवलेंथ एमिट हुई उसका नाम डाल दिया जाए लैम्डा 31। 3 से 2 की तरफ हुआ, इसमें जो एमिशन हुआ वेवलेंथ का नाम डाल दिया 32। और 2 से 1 की तरफ जो एमिशन हुआ उसमें लैम्डा का नाम डाल दिया जाए 21। नाउ रिट्ज एनर्जी सिंपली, रिट्ज रिलेशन जो है वो सिंपली इन तीनों की एनर्जी को कोरिलेट करती है। तीनों कौन कौन? 3-2 का डिफरेंस, 2-1 का डिफरेंस और 3-1 का डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3-1 है, जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3-1 है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ 3-2 प्लस सम ऑफ 2-1। सिंपल कंजर्वेशन एनर्जी प्रिंसिपल दिख रहा है यहाँ पर। और अब अगर हम इन तीनों वेवलेंथ को कोरिलेट करें बच्चों, तो यहाँ पे हम जानते हैं फोटोन एनर्जी होती थी Sc बाय लैम्डा। तो 3 से 1 वाली लैम्डा है 31, 3 से 2 वाली वेवलेंथ है बच्चों, हमने जो एज्यूम किया है लैम्डा 32, प्लस 2 से 1 वाली वेवलेंथ है लैम्डा 21। तो एज अ रिजल्ट ये Sc आपका दोनों से कैंसिल हो जाता है। तो रिलेशन आती है लैम्डा 31 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 32 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 21। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लैम्डा 31 एलसीएम लेके आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो रिजल्ट विल बिकम लैम्डा 31 इंटू लैम्डा 32 अपॉन लैम्डा 31 प्लस लैम्डा 32 सॉरी लैम्डा 21 एंड दिस वाज 32 सॉरी लैम्डा 32 प्लस लैम्डा 21। करेक्ट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT में, उसमें इन्होंने क्या किया था, इसका नाम डाल दिया लैम्डा 1, इसका नाम डाल दिया लैम्डा 2, तो और इसको नाम डाल दिया था लैम्डा 3। तो अपनी रिलेशन बन जाती थी लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 इनटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। वेवलेंथ के टर्म्स में, ये फ्रीक्वेंसी टर्म्स में और इजी हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 31 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 32 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ 21। बिकॉज इसमें हम क्या लिखेंगे एनर्जी में h म्यू h म्यू h म्यू h कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ फ्रीक्वेंसी में हम इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन मिलेगा अनसॉल्व, आप देखेंगे उसमें। तो नॉट टू वरी, सिंपल एनर्जी को आपने कोरिलेट कर दिया, इन दोनों एनर्जी का सम इस तीसरे के सम के बराबर है, कॉल्ड एज रिट्ज रिलेशन। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, देखते हैं अगला क्या है। अब जो देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो बच्चों इसका डेरिवेशन तुम्हें नहीं करना है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो याद कर लेंगे। स्टेप तो मैं बता देता हूँ, अगर डेरिवेशन करना चाहिए यू कैन डू। कि हमें मालूम है टाइम पीरियड का जनरल रिजल्ट होता है कि सर्कमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, अब रेडियस ऑफ nth शेल और यहाँ लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ nth शेल। रेडियस ऑफ nth शेल हमको याद है, वेलोसिटी ऑफ nth शेल हमने डेरिवेशन करके पढ़ा है पहले। तो इन दोनों के लिए जब आप पुट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब अपॉन m e की पावर 4, ये हो गया आपका एक कांस्टेंट इनटू n क्यूब बाय z स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात ये बच्चों कि nth शेल का जो टाइम पीरियड है वो n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अपॉन में z स्क्वायर है। और हाइड्रोजन एटम अगर आता है बच्चों तो z क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। ठीक, अच्छा इतनी सारी चीजें आपको दिख रही क्या है, कांस्टेंट है। तो इनकी जो वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे तो कांस्टेंट टर्म्स में आपका टाइम पीरियड का रिजल्ट बन जाता है बच्चों 1.5 10 टू पावर -16। बाकी रिजल्ट जो लिखा हुआ है n क्यूब बाय z स्क्वायर, और टाइम पीरियड जाहिर सी बात है क्या होगा, सेकंड में आएगा। ठीक बात।
कभी कभी क्या होता है कि वो इसको फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ ले, तो नॉट टू वरी, हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है किसी की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका रिजल्ट आया है इसका आप रेसिप्रोकल लिख देंगे, और रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो ऊपर आ जाएगा आपका me⁴ अपॉन क्या लिखा बच्चों 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, और ऊपर चला गया z स्क्वायर और नीचे आ गया n क्यूब। तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे n क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब इसको वाइस वर्सा इसका रेसिप्रोकल 1 करके सॉल्व करते हैं तो बच्चों कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास 6.62 10 टू पावर, देखो बच्चों -16 है और यहाँ आ जाता है +15, और बाकी क्या लिखा हुआ है z स्क्वायर अपॉन n क्यूब, और ये क्या बच्चों सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नॉट टू वरी, सिंपल सा रिजल्ट है, आप पुट करना चाहे पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट याद करना चाहे तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है एक और फॉर्मूला जो थोड़ा सा अलग होता है। अब जो देख रहे हैं करंट ड्यू टू अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, जाहिर सी बात है मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट। तो वो जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसका रिजल्ट क्या आता है। तो करंट के बच्चों, करंट के रिजल्ट लिखने से पहले आप एक बात बताइए, फ्रीक्वेंसी के रिजल्ट अभी आपने क्या लिखा था। तो फ्रीक्वेंसी रिजल्ट लिखा था बच्चों ने me⁴ अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इनटू z स्क्वायर बाय n क्यूब। हमने अभी थोड़ी देर पहले फ्रीक्वेंसी का ये रिजल्ट लिखा था। ठीक, अब करंट के रिजल्ट लिखने के लिए बस आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे in पुट कर देना है, करंट हो जाएगा, और यहाँ e⁴ की जगह आप लगा देंगे e⁵ बस। यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे e⁴ है, करंट यहाँ पे e⁵ है। ठीक, तो डिफरेंस क्या आया कि फ्रीक्वेंसी का जो आपका रिजल्ट आ रहा था उसका कांस्टेंट आ रहा था 6.62 10 टू पावर 15 इंटू z स्क्वायर बाय n क्यूब। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज ही तो एक्स्ट्रा हो गया। तो इट मींस कि हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.6 10 -19 से और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये कांस्टेंट अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी ना रह करके बन जाएगा करंट इन टर्म्स ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये रिजल्ट बच्चों आता है 10.592 10 टू पावर -4 इंटू z स्क्वायर बाय n क्यूब। और इसको बच्चों राउंड ऑफ आप कर सकते हैं क्या कि in बराबर 10.6 10, इसको राउंड ऑफ कर लिया, 10 टू पावर -4 इंटू z स्क्वायर बाय n क्यूब। तो दिस इज द जनरल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट फॉर द करंट, एंड दिस इज द पूरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज me⁵ वगैरह। तो दिस इज द करंट ड्यू टू अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक बात, आप करते हैं कुछ क्वेश्चंस। बच्चों अगला एग्जांपल ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ये आया हुआ है, आपको मिलेगा बुक्स में। What is the angular momentum of an electron in Bose hydrogen atom whose energy is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका नॉर्मल तरीका है, बहुत ही सिंपल है। तो वैसे तो करा जाएगा ऐसे कि अगर एनर्जी 3.4 है तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें एनर्जी दी गई है कितनी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बात, इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n स्क्वायर क्या आ रहा बच्चों 13.6 अपॉन 3.4, सॉल्व करेंगे रिजल्ट आएगा 4, अंडर रूट कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है। और हमें मालूम है एंगुलर मोमेंटम किसी भी शेल का होता है, तो एंगुलर मोमेंटम सिंबल होता है L, तो L इज इक्वल टू बच्चों जाता है NH अपॉन 2 पाई, और हमें n पता चल गया कितना है 2, तो L इज इक्वल टू लिख देंगे क्या 2/2, यानी क्या लिख देंगे 2/2 into h upon pi, so the result is h upon pi, करेक्ट। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक बात, लेकिन इसको हम ये सब ना करते ऐसे ही कर लेते, देखें ऐसे कैसे कर लेते, ये तो मैंने आपको बुक का तरीका बताया जो लिखा रहता है। हमने अभी जब पिछले वीडियो में क्वेश्चन किए थे या रिजल्ट्स देखे थे तो उसमें कुछ एनर्जीज मैंने यहाँ लिख दी थी। पहली शेल की एनर्जी होती है -3.6, सेकंड शेल की होती है -3.4, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। नेक्स्ट है आपकी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
उसके बाद है -8.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, फर्स्ट शेल की सभी माइनस लगा हुआ है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की। तो 5 अगर आप इसको ऐसे वैल्यू याद कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना ही, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो याद कर लेते हैं। -13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.54। तो आपको क्वेश्चन है कि आप 3.4 है, तो आप समझिए किस शेल में, सेकंड शेल में। तो स्ट्रेट अवे जैसी इस एनर्जी को आपने देखा, आप समझिए कहां पर है, सेकंड शेल में। और सेकंड शेल में है तो आपने यहाँ पुट किया L बराबर 2 × h/2 जाहिर सी बात है आंसर कितना आ जाएगा, h/π। आप कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आंसर ऐसे ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है यार 3.4 किसमें होता है, 3.4 किसमें होता है, सेकंड शेल में होता है। सेकंड शेल में होता है तो L बराबर h/nh/2π, ऊपर लिखा है 2, 2 कर क्या आंसर आ गया, h/π। सिंपल। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा अभी पहले बताया था वैसा भी कर लो भाई। अगर आप एनर्जी नहीं याद कर पा रहे हो, दिक्कत में हो, तो एनर्जी निकाल करके उसके एन की वैल्यू पा करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो देखें अगला एग्जांपल हमारा है कि a doubly ionized lithium atom is hydrogen like with Z equal to 3. Find the wavelength of the radiation required to excite the electron in lithium 2+ doubly charged from the first to the third Morse orbit. पहले से तीसरे तक में जो जा रहा है उसके लिए you have to find the wavelength required, लैम्डा बताना है, और दिया गया कहां से कहां, फर्स्ट टू थर्ड। और ये अगर ये लास्ट में लाइन लिखी हुई है, गिवन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये ना भी गिवन होती तो आप इसको याद रखें कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि n बराबर 1 से इनफाइनाइट के लिए हम जो निकालते थे, तो रिजल्ट हमें याद है -13.6 ही होता है। खैर, ये दिया हुआ है, अच्छी बात है, ना भी दिया हो तो आप याद रखेंगे। तो आप क्वेश्चन में फोकस करें। doubly ionized lithium atom is hydrogen like with Z आपको दिया हुआ है, and you have to find lambda from first to third। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो रिजल्ट अगर हम देखें, इसका सोल्यूशन देखें, तो पहले हम देखें कहां से कहां जा रहा है। तो पहले हम n की वैल्यू पुट करें 1। तो पहले मालूम है कि एज एनर्जी का जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, nth शेल की एनर्जी के बच्चों जनरल फॉर्मूला हमने डेराइव करके लिखा था -13.6/n² × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अगर हम n की वैल्यू कहां से कहां जा रहा है, 1 से 3, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे बच्चों, तो E1 = -13.6/1² Z हमें दिया गया कितना, Z हमें दिया गया 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा हमारे पास -1.22.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज एनर्जी व्हेन n = 1। अब यहां से कहां जा रहा है बच्चों, थर्ड में जा रहा है, तो n = क्या लिख देंगे 3। सेम रिजल्ट है, बस क्या आ जाएगा, E3 हमारे पास आ जाएगा -13.6/n की जगह 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे Z3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये कैंसिल हो गया। रिजल्ट हमारे पास आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ E3 हमको मालूम है, E1 मालूम है, कहां था, 1 पे था, कहां पहुंचा, 3 पे। तो फाइनल हमारे पास 3 है, इनिशियल हमारा 1 है। तो डिफरेंस हमें मालूम है फ्रॉम फोर्थ पोस्टुलेट, हमें क्या पता है कि पहले हम E3 - E1 निकाल लें, और जो रिजल्ट आएगा उसे हम इक्वेट करेंगे hc/λ से, और यहां से बच्चों को वेवलेंथ की कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो देखिए रिजल्ट हमने क्या निकाले थे, वैल्यूज ध्यान रखेंगे। तो वैल्यूज हमने निकाली E3 की, दिस इज -1.22 एंड दिस इज 13.6। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया -1.22.4 -13.6 दैट इज इक्वल टू hc/λ। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये रिजल्ट जब आप सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपका रिजल्ट माइनस में आ जाएगा, hc/λ इज इक्वल टू 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन नेगेटिव की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है बच्चों, क्योंकि नेगेटिव सिर्फ डिफिशिएंसी ऑफ एनर्जी दिखाता है। ठीक है, तो नेगेटिव को हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करते। ठीक, नाउ पुटिंग द वैल्यूज, फाइनली h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट में मालूम है 6.63 10⁻34। c की जगह हम पुट करेंगे बच्चों 3 10⁸
यहाँ से हमारा लैम्डा और ये रिजल्ट आ रहा है 108.8 इलेक्ट्रॉन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वेवलेंथ की रिलेशन आपके पास आ जाएगी 114.25, ये हमने सॉल्व कर रखा है 114.25 और वेवलेंथ किसमें आएगी बच्चों, एंगस्ट्रॉम्स में आएगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम N1 to N2, N1 से N2 की तरफ ट्रांजिशन किया। Assume the Bose model to be valid. The time period of electron in the initial state is 8 times that of the final state. यानी कि N1 में जब था वो टाइम पीरियड फाइनल स्टेट का 8 गुना, यानी कि N1 वाले टाइम पीरियड को अगर हम T1 माने और N2 वाले को T2 माने तो बच्चों T1/T2 हमें दिया गया है 8, यानी 8 गुना दिया गया है। What is the ratio of N1 and N2? तो देखने लगता है कि क्या पूछा, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए और वो फॉर्मूला अभी हमने इस वीडियो के स्टार्ट में सुना था, देखा था। फॉर्मूला था टाइम पीरियड का। तो बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि T बराबर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है बच्चों, T इज इक्वल टू, ठीक है, इसका सॉल्यूशन एज फॉर nth शेल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास है Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब अपॉन m e की पावर 4 इंटू n क्यूब बाय z स्क्वायर। यानी ये सारे कांस्टेंट्स हैं और हमारा टाइम पीरियड n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि n1 से n2 जा रहा है, तो हम इस पूरे कांस्टेंट का यूज ना करके सिर्फ क्या यूज करना है कि टाइम पीरियड यहाँ पे n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, T1/T2 लिखेंगे और N1/N2 का होल क्यूब लिख देंगे। और क्वेश्चन ने बोला कि इनिशियल यानी कि T1 is 8 times of final यानी T2। तो जब हमें T1/T2 गिवन है कितना बच्चों, 8, सिंपली रिप्लेस कर दे यहाँ पर, तो हमारा रिजल्ट बन गया 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 पुट करने के बाद N1/N2 का होल क्यूब। तो हमारा आंसर आ गया कि N1/N2 इज, बोलो बच्चों, 8 का क्यूब रूट होता है कितना, 2। तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि जो हमारी फर्स्ट शेल है वो सेकंड की 2 टाइम्स है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि N2 अगर 1 है तो N1 बराबर 2 होगा, N2 अगर थर्ड है तो N1 बराबर 6 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक, बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स इस पे नहीं करने हैं आपको, ये समझ लिया। आप इसके लाइव क्वेश्चन इस तरह से कर लीजिएगा आप, ठीक बात। तो पिछले वीडियो में बच्चों लिमिटेशंस पढ़ाते वक्त एक करेक्शन उसमें देख लें आप। छोटा सा करेक्शन ये है कि मैंने उसमें आपको लिमिटेशन बताई थी, उसमें देखेंगे 6 नंबर की लिमिटेशन में क्या बोला था कि मैंने बोला सही था कि कुड नॉट एक्सप्लेन एलिप्टिकल ऑर्बिट। बोर एडाइन मॉडल एलिप्टिकल ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन वो लास्ट में बोलते समय कुड नॉट लिख नहीं पाए थे मैनुअल एरर्स की वजह से। तो आप उसको देख लेंगे, उसमें कुड नॉट एक्सप्लेन है, मैनुअल एरर्स हो ही जाते हैं, इंसान गलती का पुतला है, उसको माफ कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके आगे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरे को पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कंटिन्यूस एक्सरे क्या है, कैटिस एक्सरे क्या है, हार्ड एक्सरे क्या है, सॉफ्ट एक्सरे क्या है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू सी दैट, और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आगे क्वेश्चंस करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।